सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में आप सभी के लिए कल जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास थी, वैसे ही आज आपके लिए हम टॉप 15 एमसीक्यूज़ लेके आए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, जो मोस्ट रिपीटेड हैं। और ये सीरीज़ कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, सेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या इसके अलावा कोई भी आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या पीएचडी के एडमिशन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उस एंट्रेंस टेस्ट में भी, उस पेपर में भी ये सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले टाइम में हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इसके अलावा जो है ये ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ये कांसेप्ट कैसा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, वो है रिसर्च इज़ बेस्ट डिफाइंड एज़। तो जो रिसर्च है उसे बेस्ट डिफाइन कैसे करेंगे आप? सर्चिंग फॉर फैक्ट्स, या ऑप्शन नंबर बी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, या सी रीडिंग बुक्स, या डी कलेक्टिंग डाटा ओनली। आप वीडियो को पॉज करके जो है पहले खुद आंसर दें, फिर उसके बाद जो है आंसर चेक करें कि आपका आंसर सही है या गलत। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसर्च इज़ बेस्ट डिफाइंड एज़, तो रिसर्च जो है ना, वो कही जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेक्ट हो जाएगा आपका, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च जो है ना, वो डिफाइन करती है आपकी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। एक रिसर्च जो है आपकी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बार जो है आपके ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम, रिसर्च एग्ज़ाम और इसके अलावा एचपीपीएससी सेट में भी ऐसा क्वेश्चन जो है बड़ी बार देखा गया है रिसर्च से रिलेटेड, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, व्हिच रिसर्च फोकसेस ऑन सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ी बार मतलब बहुत बार पूछ चुका हूँ। मैं ही अपनी मतलब अभी जो सीरीज़ लेके आया हूँ मैं रिसेंटली, उसमें भी मैंने बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो व्हिच रिसर्च फोकसेस ऑन सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम, तो वो है आपका कौन-सी रिसर्च है? बेसिक रिसर्च है, या अप्लाइड रिसर्च है, या हिस्टोरिकल रिसर्च है, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है? तो वो है आपकी अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये तीनों अलग हैं। बेसिक रिसर्च जैसे मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरेटिकल, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करती है। अप्लाइड रिसर्च में आप उसी नॉलेज को जो है रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट की बात करती है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एज इट एज, याद रखना है कीवर्ड, कि इसमें हम कुछ रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जो पहले से रिसर्च हुई होती है ना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, एज इट एज, तो मतलब उसी को ही जो है वो वापस शो करते हैं। तो ये जो है हिस्टोरिकल रिसर्च, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और ये बेसिक रिसर्च, ये अलग हैं। और जो रिसर्च है जो फोकस करती है आपकी सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम में, वो है आपकी अप्लाइड रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए हाइपोथेसिस इज। कल ही मैंने आपके साथ हाइपोथेसिस की डिस्कशन की है कि हाइपोथेसिस क्या होती है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है, तो कहीं न कहीं ये वीडियो जो है ये क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ए हाइपोथेसिस इज। तो एक हाइपोथेसिस क्या है? अ प्रूवन फैक्ट, एन असम्पशन, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, या ए रिसर्च मेथड। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। तो जो रहा हमारा हाइपोथेसिस है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आप जो है पॉज़ करके जो है पहले खुद आंसर दें, तभी उसके बाद ही आंसर देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल हाइपोथेसिस इज़ डिनोटेड बाय। हमने कल ही डिस्कशन किया है हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के बारे में। तो आप सभी को ध्यान में ही है कि नल हाइपोथेसिस को हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर वो वाली वीडियो आपने देखी है, H1 से H0 से, H2 से, या HA से। तो हम नल हाइपोथेसिस को H0 से जो है वो डिनोट करते हैं, या HO। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो है रिसर्च डिज़ाइन रेफर्स टू। आपने बड़ी बार, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बड़ी बार पूछा जाता है। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो रेफर करता है, ये रिसर्च डिज़ाइन को क्या बोलते हैं आप? ऑप्शन नंबर ए है सैंपलिंग मेथड, बी ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, या सी डेटा एनालिसिस, या डी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है ना, वो रिलेट करता है आपका ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो मैं फ़ास्ट चला हूँ, लेकिन मेरा यही हमारा अकेडमी का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर आंसर देना है आपने, तो आप पॉज़ कर लें वीडियो को, उसके बाद जो है आंसर चेक करें। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो आपका ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। रिसर्च डिज़ाइन को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं रिसर्च का। आप जो भी रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं ना, उससे पहले आपने जो भी प्लान किया है ना, तो उस चीज़ को आप बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन। और रिसर्च डिज़ाइन को आप रेफ़र करते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं, ये हमारा ब्लूप्रिंट हो गया रिसर्च का।
ठीक है? कि हम रिसर्च कैसे-कैसे कंडक्ट करेंगे, कि कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे उन्हें उसे एनालाइज़ करेंगे, तो एवरीथिंग वो सारा जो है वो इसमें कंक्लूड किया जाता है, इसीलिए रिसर्च डिज़ाइन को आप बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच सैंपलिंग गिव्स इक्वल चांस टू ऑल यूनिट्स। अगर आपने सैंपलिंग के बारे में पढ़ा है, वहाँ पे आपके पास 2 तरह की सैंपलिंग होती है हमारे पास, एक होती है रैंडम सैंपलिंग और एक होती है आपके पास नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में आपके पास इक्वल चांस होता है सैंपल्स को कलेक्ट करने का, और नॉन रैंडम में नॉन इक्वल चांस। और उसके बाद अलावा मैं बात करूँ तो इनकी अलग-अलग टाइप्स भी हैं, जो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस ऑप्शन का आंसर बता सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी सैंपलिंग के बारे में पढ़ा है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रैटिफाइड, बी है कन्वीनियंस सैंपलिंग, सी है रैंडम सैंपलिंग या डी है जजमेंट सैंपलिंग। तो वो कौन-सी सैंपलिंग है जिसमें आप इक्वल चांस देते हो हर एक यूनिट को सिलेक्ट होने के? तो वो है आपका रैंडम सैंपलिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह नॉन इक्वल मतलब नो इक्वल चांस दिया होता ना ऐसा कुछ कि इक्वल चांस नहीं दिया जा रहा है सैंपलिंग मेथड में, तो वो बन जाता आपका नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने डाटा के बारे में बड़ी बार सुना होगा कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो 2 तरह का डाटा होता है हमारे पास, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो इसमें इन्होंने पूछा कि प्राइमरी डाटा जो है वो आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं? प्राइमरी डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू। तो आपके पास ऑप्शन है ए बुक्स, बी जनरल्स जर्नल्स, उसके बाद सी क्वेश्चनियर्स और डी रिपोर्ट्स। तो अगर मैं प्राइमरी और डाटा और सेकेंडरी डाटा की बात करूँ, एक बेसिक आपको अगर जानकारी दूँ, तो प्राइमरी डाटा जो होता है ना, जो आप सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर सोर्स है, आप खुद देख रहे हैं, ठीक है? अपनी सामने से उस चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो प्राइमरी डाटा जो आपके सामने घटित हो रहा है, मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो आपके सामने हुआ, तो वो आपने देखा कि आपको पता है कि गाड़ी तेज़ रफ़्तार से आ रही थी और फिर वो टकरा गई पेड़ के साथ। तो ये जो है, ये आपका प्राइमरी डाटा हो गया कि आपने उसको अपनी आँखों से देखा है। अगर इसकी वजह अगर मैं सेकेंडरी डाटा को बोलूँ, तो आपने किसी से पूछा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है एक्सीडेंट हुआ था। तो जो व्यक्ति आपको बता रहा है, अब हो सकता है कि वो जो बता रहा है वैसा ना हुआ हो, क्योंकि वो खुद भी ना हो वहाँ पे और उसने किसी से सुना हो। तो जब आप खुद ना उस चीज़ को देखते हैं, दूसरे के द्वारा जो है आपको डाटा मिलता है, तो उसे आप बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। मतलब कि नो नॉट अ सोर्स, जो पर्टिकुलर सोर्स है वहाँ से डाटा ना कलेक्ट करते हुए किसी और से कलेक्ट कर रहे हो आप। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शंस की, तो यहाँ पे बोला है कि प्राइमरी डाटा कहाँ से कलेक्ट होता है, तो आप खुद बताइए। प्राइमरी जो है वो डायरेक्ट सोर्स से मिलेगा आपको, तो बुक्स जो है वो डायरेक्ट सोर्स है नहीं, बुक्स किसी ने लिखी हैं, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बुक्स किसी ने लिखी हुई है, अब वो बुक किसी के भी ऊपर हो सकती है। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास की हिस्ट्री की बुक्स, बड़ी सारी बुक्स होती हैं, इसीलिए वो क्रिटिसाइज होती रहती हैं, क्योंकि पता नहीं है कि किसने सच में लिखा, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है? तो ये सेकेंडरी डाटा की आ गई आपकी मेथड। उसके बाद मैं जर्नल्स की बात करूँ, तो जर्नल्स भी आपसे पहले छपे हुए हैं। वो जर्नल जो छपे हुए हैं, तो अब वो भी पास्ट का है, तो मतलब आप एक सोर्स से डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप जो पहले से अवेलेबल है ना, उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपका सेकेंडरी डाटा का पार्ट हो जाएगा। उसके अलावा रिपोर्ट्स की बात करूँ, तो रिपोर्ट्स भी सेम टू सेम जर्नल्स की तरह ही हम, तो वो भी आपका सेकेंडरी डाटा का पार्ट हो जाएगा। हाँ, जो क्वेश्चनेयर है ना, वो आपका प्राइमरी डाटा से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चनेयर में आप जो है क्वेश्चनेयर्स को भरवाते हैं, ठीक है? और ये जो है आप प्राइमरी सोर्स माना जाता है डाटा कलेक्शन का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है आपसे कि प्राइमरी डाटा का सोर्स कौन-सा है, सेकेंडरी डाटा का सोर्स कौन-सा है, तो ये ध्यान में होना चाहिए आपको। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंसस मेथड मीन्स। तो सेंसस बड़ी बार सुना होगा आपने, ये सैंपलिंग में यूज़ होता है, और आपने कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो सेंसस करवाती है। तो ये एक कौन-सी स्टडी है, मतलब कौन-सा मेथड है? तो एक सैंपल स्टडी है, या पार्शियल स्टडी है, या कंप्लीट एनुमरेशन है, या पायलट स्टडी है? तो जो आपका सेंसस मेथड है ना, वो है आपका कंप्लीट इन्यूमरेशन। इसमें आप सारे के सारे पॉपुलेशन को जो है वो लेते हो, ठीक है? सेंसस मेथड में जैसे आप जनसंख्या सुना होगा ना आपने, कि गवर्नमेंट जो है जनगणना करवाती है जनसंख्या की हर 11 साल में। तो वही है आपका सेंसस, कि आप कंप्लीट सारी पॉपुलेशन को जो है वो, सारी पॉपुलेशन से जो है वो डाटा कलेक्ट करते हो, तो कंप्लीट एन्यूमरेशन, ठीक है? अब इस सेंसस के बाद इसी पॉपुलेशन से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम पूरे से नहीं कर सकते, इसीलिए हम उस बड़े टुकड़े में से छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सैंपल, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं वैसे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ मेनली कंसर्न्ड विद। आपको कल ही बताया है मैंने, अगर आपने हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर आपने क्लास देखी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ मेनली कंसर्न्ड विद। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेनली कंसर्न्ड किसके साथ करती है? नंबर्स के साथ करती है, मेज़रमेंट्स के साथ करती है, या स्टैटिस्टिक्स के साथ करती है, या मीनिंग के साथ करती है?
तो हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, वो आपकी मीनिंग के साथ जो है वो कंसर्न करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नंबर मेज़रमेंट की स्टैटिस्टिक्स, ये किसका पार्ट है? क्वांटिटेटिव का, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है रिलायबिलिटी रेफर्स टू। आपने बड़ी बार सुना होगा रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। तो जो हमारी रिलायबिलिटी है ना, वो वैसे कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो रहती है, ठीक है? तो अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ तो वो आपका कंसिस्टेंसी से रिलेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रिलायबिलिटी जो है वो रेफर करती है कंसिस्टेंसी से, ठीक है? और वैलिडिटी जो है आपकी वैलिडिटी जो है वो आपकी एक्यूरेसी से डिनोट करती है। और ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पता है किससे रिलेट करती है? ये करती है आपकी इंस्ट्रूमेंट से, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना डाटा कलेक्शन का, उस चीज़ से रिलेट करती है। तो आपसे पूछे ना कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है, किससे रिलेट करती है? वो मेज़रमेंट, वो आपकी मेज़रमेंट, स्केल्स की मेज़रमेंट, और मतलब टूल जो डाटा जिस टूल से आप कलेक्ट करने वाले हैं, उस टूल की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करते हैं। ठीक है? तो रिलायबिलिटी का आंसर हो जाएगा आपका कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 11 है वैलिडिटी इंडिकेट। जैसे अभी हमने वैलिडिटी की बात की, तो वो किससे रिलेट है? स्टेबिलिटी, प्रिसाइजन, ट्रुथफुलनेस या डी रेलिवेंस। तो जो वैलिडिटी है आपकी वो किसे इंडिकेट करती है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो वैलिडिटी जो है वो आपकी रेलिवेंस के साथ जो है वो डिनोट करती है। तो वैलिडिटी जिसके साथ है आपकी रेलिवेंस के साथ, कि कितना एक्यूरेट है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ, तो विच स्केल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेज़रमेंट? तो आपने बड़ी बार सुना होगा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो। नॉमिनल क्लासिफिकेशन की बात करता है, ऑर्डिनल रैंक की बात करता है, इंटरवल इसमें नो ट्रू ज़ीरो नहीं होती है, और रेशियो में इन सारे तीनों के फीचर्स होते हैं। तो अगर मैं पूछूँ कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेज़रमेंट कौन-सा है, तो वो है आपका रेशियो स्केल। इसके बाद आपने पायलट स्टडी के बारे में सुना होगा, तो पायलट स्टडी इज कंडक्टेड टू, पायलट स्टडी क्यों कंडक्ट की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है टेस्ट हाइपोथेसिस, कलेक्ट फाइनल डाटा, या इंप्रूव रिसर्च डिजाइन, या पब्लिश रिजल्ट्स। तो जो पायलट स्टडी है ना, वो आपके रिसर्च डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पायलट स्टडी जो है ना आपकी, जो आप डाटा कलेक्शन से पहले ना जो रिसर्च डिजाइन है उसको फॉलो करने से पहले एक बार पायलट स्टडी करते हो कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो उसको चेक करने के लिए जो है आप अपने रिसर्च डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए जो है पायलट स्टडी जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, केस स्टडी मेथड इज यूज फॉर। जो केस स्टडी मेथड यूज करते हैं हम रिसर्च में, तो वो किसके लिए यूज होता है? लार्ज सैंपल्स के लिए, या इन डेप्थ स्टडी के लिए, या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, या जनरलाइजेशन के लिए? तो जो आपका केस स्टडी मेथड है ना, वो यूज़ होता है आपका इन डेप्थ स्टडी के लिए। इसमें हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं और उसके इन डेप्थ उसका पूरा इन डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है? तो केस स्टडी मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है आपका इन डेप्थ स्टडी के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिडक्टिव अप्रोच मूव्स फ्रॉम। तो कल ही हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच की बात की थी, तो अभी आप मुझे बताइए कि डिडक्टिव अप्रोच मूव्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ को जाती है? स्पेसिफिक टू जनरल, या जनरल टू स्पेसिफिक, या ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी, या डाटा टू फैक्ट्स? तो जो हमारा डिडक्टिव अप्रोच है ना, वो जाती है हमारी जनरल टू स्पेसिफिक, कि आपके पास कोई थ्योरी है, उससे हम उस चीज़ को कन्फर्मेशन करने का काम जो है वो डिडक्टिव अप्रोच में करते हैं। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक टू जनरल पूछा होता, तो उसको अगर यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच होता, तो इसका आंसर हो जाता स्पेसिफिक टू जनरल। तो वहाँ से आप स्पेसिफिक से जनरल जनरल की तरफ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि डिडक्टिव अप्रोच कहाँ को मूव करती है? जनरल टू स्पेसिफिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर की भी दी है मैंने। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये आप जो पीडीएफ है हमारी फिनोवा अकेडमी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लास्ट में मैंने आंसर्स भी दिए हैं। आप इनको ऑफलाइन थोड़े दिन के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसका नाम है फिनोवा अकेडमी। बाकी मैं आपको इसका लिंक जो है टेलीग्राम अकाउंट का, वो भी यूट्यूब चैनल में ही दे दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी बच्चा एचपीपीएससी सेट या अपकमिंग एग्जाम यूजीसी नेट वगैरह अगर किसी चीज़ की भी प्रेपरेशन कर रहा है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहा है, तो वो हमारे चैनल को फॉलो करके रखे। आने वाले टाइम में हम आपको और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।